नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार घटना चक्र की ये सीरीज चल रही थी, बिहार स्पेशल 12-13 लेक्चर आ चुके हैं। आप जाइए उसको देख लीजिए। इससे पहले आपको दो काम करना है। क्या? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ध्यान से सुनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज कर लीजिए। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। हमने नेशनल करंट अफेयर के लिए एक सीरीज है, घटनासार का। घटनासार मैगजीन आती है, आपको पता है, हिंदी मीडियम से ही है अभी वो। और वो यूपी पीसीएस 2024 और बिहार पीसीएस जो होना है 17वीं परीक्षा 13 दिसंबर को बिहार का, और 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का, उस दोनों के लिए ही काफी कारगर साबित होगा। तो आप जाइए उसको देखने के लिए। आप देख सकते हैं अभी दो लेक्चर आ चुके हैं उसके लिए। आइए यहाँ पे अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आइए प्रमुख विद्रोह देखते हैं। क्लाइव क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मुंगेर में इलाहाबाद के सैनिकों, जब यहाँ पे मुंगेर जो अपना इलाहाबाद यूपी के जो सैनिक जब विद्रोह कर देते हैं। 1859-60 में नील का विद्रोह हुआ था, वहाबी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इंपॉर्टेंट ये वहाबी आंदोलन, वहाबी रिवॉल्यूशन के केंद्र क्या था? पटना था। फराजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता थे। पटना भी इसका मुख्य केंद्र था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिसे लोटा विद्रोह भड़का। ठीक है। तो लोटा विद्रोह किसी से संबंधित है? कि बिहार में मुजफ्फरनगर जिला जो है ना, वहां पर कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता है, पीतल का लोटा का इस्तेमाल करो। बाद में बोला ना, अब इसका इस्तेमाल करो, मिट्टी के बर्तन देंगे, पीतल में खर्चा ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको लोटा विद्रोह, तो लोटा रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हाजीपुर, तिरहट, सारण और पूर्णिया में सोरे का इकट्ठा करने और तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी। फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770-1800 के बीच में भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। नोनिया विद्रोह आपको पता चल गया। कोल विद्रोह देखते हैं। यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था, मतलब ट्राइबल्स का विद्रोह था ये। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था, मतलब लगभग बहुत बहुत ही लार्ज स्केल में ये रिवॉल्ट चल रहा था। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। ठीक है। तो डिकूस किसको कहा जाता था? डिकूस, जो वहां के लोग थे, लोकल लोग, डिकूस, जो बाहरी जो लोग आते थे उनको डिकूस कहते थे। ठीक है। तो डिकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों, मतलब जो बाहर जैसे ब्रिटिशर्स थे या फिर जिनको लोग बाहरी समझते थे, उनको डिकू कहा जाता है। डिकुओं के द्वारा किए गए इस कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूक दिया। तो सुरगा मुंडा, एक होते बिरसा मुंडा, एक सुरगा मुंडा। सुरगा मुंडा कोई विद्रोह से संबंधित है, और बिरसा मुंडा आपको पता ही, अभी आगे आप देखेंगे, लेकिन वो झारखंड से थे। वो भी पहले बिहार झारखंड तो सब एक ही था लगभग। शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समेत क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दब गया। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस क्षेत्र पर शासन के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियम रेगुलेशन 13वां का प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास, पलामू, खड़ग, डीहा, रामगढ़, कोरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिले से अलग कर इन्हें जंगल महल और ट्राइब्यूटरी महल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसियां का नाम दिया गया। कुल मिला के ये ज्योग्राफिकल एडजस्टमेंट इन्होंने किया। ठीक है। बाउंड्री एडजस्टमेंट किया, कुछ कुछ जिलों को इधर उधर किया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंप दी गई, एवं इस पद पर प्रतिनियुक्ति प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। वे वही विल्किंसन थे। विल्किंसन कौन थे? जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, एवं आगे जनसाधारण में किशुन साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आपको क्या मिल गई? तो किशुन साहेब
इसको कहा जाता था विल्किंसन को, ठीक है, लॉर्ड विल्किंसन को कहा जाता था। आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू किया गया। तो विल्किंसन रूल किससे संबंधित है? जो कोल विद्रोह के बाद जो वहां पर लागू किया गया था, इन्हीं को किशुन साहब कहा जाता था। संताल विद्रोह देखते हैं। इस विद्रोह के मुख्य कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संतालों का शोषण, पुलिस का न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्यों में संथालों से बेगारी करवाना। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य थे दीको को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा आबुओ राजा अर्थात अपना शासन स्थापित करना। ठीक है, अबुआ राज। जून 1855 में भोगनाडीह यानी साहिबगंज में इस संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय किया। इस बैठक में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, सिद्धू को राजा बनाया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। संताल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनें यानी फूलों और झानों के रूप में मिलता है। ठीक है, इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से राजमहल तक हो गया था। बरहेट विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। दमन कोह में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने एवं बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, विद्रोहियों ने महाजनों, दीकुओं और सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों को दमन कर दिया। सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह का दमन हेतु भेजा गया। ये लॉर्ड बैरो करके थे, BORUH इंग्लिश में कहा जाता है, बारो थे। ठीक है, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य क्षेत्र कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को दिया गया जाता है, जो इस कार्य में उन्होंने लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सहयोग किया था। ठीक है, थॉमसन ने सहयोग किया रीड का, और रीड जो में लड़ाई लड़े, कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहेट में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। आपको बता दूं, ये संथाल विद्रोह था, अभी बताते हैं, तो आगे पढ़ देते हैं। एल्डिस एडम्स की रिपोर्ट, तो एडम्स रिपोर्ट आप जान लीजिए। एडम्स रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामन कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसे दुमका, देवघर, गोड्डा एवं राजमहल 4 जिले थे। साथ ही 1807 में संथाल परगना का कस्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर में कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम कहा जाता, लाया गया। ठीक है, भागलपुर में कमिश्नर जॉर्ज यूल, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूल नियम कब आया था? 1856 में। विल्किंसन रूल कब आया था? 1837 में। कौन सा रूल किस विद्रोह से संबंधित है, यह भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस की शक्तियां दी गई। संताल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम जन क्रांति माना। तो आपसे ये पूछ सकता है कि पहला जन क्रांति कार्ल मार्क्स ने किसे कहा है? तो संथाल विद्रोह को कहा है, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया, किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बना। ठीक है, वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। तो हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को झारखंड की सरकार बनाती है। और जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसी के बाद अंग्रेजों ने एक नई शुरुआत की थी। बोला था कि कुछ चीजों में हमको चेंजेस लाने हैं, तो उन्होंने एक नए जो बंदूक राइफल, एनफील्ड राइफल जो मंगाया गया था, इसी के बाद तो 1857 की क्रांति हुई, जिसमें बताया गया कि कहीं गाय की चर्बी, सुअर का मांस सब मिला हुआ है। ठीक है, मुंडा विद्रोह देखते हैं। बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान या महान हलचल, उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, की संज्ञा दी जाती है। 1899 से 1901 ईस्वी में इस आंदोलन में दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। चूंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी
भू स्वामित्व व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची यानी वर्तमान में खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। मैं आपको करंट अफेयर बताता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है ना, पीएम जनमन योजना, इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने खूंटी जिले से किया, जो आज का सब खूंटी जिला है। और 15 नवंबर को ही जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आप कनेक्ट कर लिए ना क्यों मनाया जाता है, वहां से क्यों उन्होंने शुरुआत किया था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल और बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 में ही जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद के नाम से हुआ। ठीक है, दाऊद, तो समझिए इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। धार्मिक गुरु जो थे, इनके टीचर का नाम जयपाल था। ये खुद हिंदू थे, लेकिन घर वालों ने इनको ईसाई धर्म इनका अपनवा दिया और बाद में इनका दाऊद भी नाम रख दिया इनका। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग कर दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए। इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को बाद में वैष्णव धर्म किसने अपनाया, आनंद पांडे के नाम से। आनंद पांडे जो थे उन्होंने किया। फिर बिरसा मुंडा ने वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोग बिरसा धर्म कहा और एवं इन्होंने इनको अनुयायी बिरसाइत कहलाए। तो बिरसाइत इनके अनुयायी कहलाए। ठीक है, उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सीगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। ठीक है, 1895 में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल का कारावास दी गई। परंतु 2 वर्ष बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से जो छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ किया। 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान की आग सिंह भूम के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी, तोड़पा, तमाड़, बसिया क्षेत्रों में भड़क गई। ठीक है, ये इसका सोर्स क्या है, लाइफ एंड मूवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा बताते हैं लोग। विद्रोह ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या करने से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेजों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया। 9 जनवरी 1900 को डोंबाबारी से कुछ दूर सैल रैकाब पहाड़ी पर विद्रोहियों में अंग्रेजों में लड़ाइयां हुई, जिसमें कमिश्नर फॉरबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर सिंह भूम से पकड़ लिया गया। ठीक है, तो 500 रुपए का इनाम था इनके ऊपर और 500 रुपए के इनाम के लालच में ही इनके अपने लोगों ने ही बता दिया कि कहाँ पे बिरसा मुंडा है। तो आप जयचंद को जानते ही थे, जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो एक जीराकेल के लोग भी हैं जिन्होंने किया ऐसा। ठीक है, 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा का हैजा हो गया है। ठीक है, और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। अब पता नहीं हैजा हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ, अब मार ही डाले कि क्या हो गया। विद्रोह के कारण मुंडा खूंटी कट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियों एवं उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था को निराशा, तात्कालिक कारण क्या थे, 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था। ठीक है, फर्स्ट राइट एक्ट 1894 के तहत विद्रोह के मुख्य उद्देश्य थे स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दीकों से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। ठीक है, विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए। वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना, वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूंटी कट्टी अधिकारों को पुनः स्थापित करना और बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंधित एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना।
यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता चल गया होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपने उसको अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और ताना भगत आंदोलन को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल थोड़ा इसका लेक्चर का टाइम पीरियड हम बढ़ाएंगे, जैसे अभी 15, 16, 17 मिनट का है, तो कम से कम 25 से 30 मिनट का ले जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 से 5 पेज पढ़ेंगे, अभी तो 2-2 पेज ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो इसको कल इसका टाइम पीरियड हम लोग बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी लेक्चर्स को जरूर देखिए। घटना सागर जो नेशनल करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा। बहुत कम समय बचा है, 1 महीने से भी कम समय बचा है बिहार पीसीएस के लिए। लगातार लग जाइए, बिल्कुल भी समय ना गवाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।